अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक। और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश। ये 3 चैप्टर हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं तो सभी ने ऑलमोस्ट तो देख ली है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमें पढ़ने जरूर हैं, तो बाकी सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। कि नाम लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आपको नाम समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि विद्युत चैप्टर से। चलिए तो सभी हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, चैप्टर नहीं है, ये पूरी एक यूनिट है। ठीक है, ये पूरी एक यूनिट है। और मैं आपको बता दूं कि टोटल हमें लगभग 12 चैप्टर पढ़ने हैं, और जितना समय मैं इन 3 चैप्टरों में लूंगा उतने से भी कम समय बाकी के 8 चैप्टरों में लूंगा, क्योंकि वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही एक रणनीति कहलाती है, यही एक स्ट्रेटजी कहलाती है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा समय आप गुजारें, जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा कम समय गुजारेंगे। तो ये एक लंबे समय तक चलेगी, आप यूनिट कहिए इसको, और इसके अंदर टॉपिक हम पढ़ते चलेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। और इस यूनिट का पहला टॉपिक जो रहेगा, अब टॉपिक वाइज चलेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को हम लेटर स्मॉल क्यू से दिखा दीजिए या बड़े क्यू से दिखा दीजिए, दोनों ही इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ ही नोट करते चलें। तरीका ये रहेगा कि जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँगा तो आप भी नोट करते हुए चलिए। जैसे ही मैं बोर्ड से इधर की तरफ मुंडी घुमाता हूँ आपको समझाने के लिए, तुरंत पेन को रख देना। बाद में, क्योंकि इस टाइम मैं समझा रहा हूँ, आपको हर एक बात बहुत ध्यान से सुननी है, कान खोल कर सुननी है, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जब मैं फिर लिखने लग जाऊँ तो लिखने लग जाना, जो छूट जाएगा उसे हम बाद में नोट करने का मौका दे देंगे। ठीक है, चलिए। तो विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? बचपन में सभी वैज्ञानिक बने होंगे। कैसे बने होंगे? आप सभी ने पेन को लिया होगा, बालों में घिसा होगा, और बालों में घिसने के बाद इसे धूल के पास में लेकर गए होंगे। तो आपने पाया होगा कि बालों में घिसने के बाद में ये पेन धूल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ऐसा किस किसने किया है? एक बार यस लिख के बताइए। वहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट आता है, वहीं से आवेश का कंसेप्ट आता है। तो देखिए, आवेश का मतलब क्या होता है। अच्छा, पहले चलो इस बात के लिए बताइए किस किसने किया है। तो जमुना भाई हैं, हरीश भाई हैं, RW फैन क्लब भाई हैं, सभी ने इस काम को किया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, फिर देख दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हर वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों से ही मिलकर बनी है? जिनको पता है हाँ कह दो, जिनको नहीं पता है वो भी सुन लो। दुनिया की प्रत्येक वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों से मिलकर बनी है, और किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल मैं इस पेन की बात करूं तो हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने होंगे, हो सकता है इस पेन में 10 इलेक्ट्रॉन, 15 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन हो, लेकिन वो होंगे फिक्स। प्रकृति ने बिल्कुल फिक्स मात्रा में हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या को बनाया है। ऐसे केस में जब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रकृति ने बनाए हैं तो हम इस वस्तु को उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जनरली प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऑलमोस्ट बराबर होती है, और ऐसी वस्तु को हम उदासीन कहते हैं यानी कि न्यूट्रल वस्तु कहते हैं। लेकिन अगर तुमने इसको बालों में घिसा तो घिसने से क्या होगा साथी, कि आपके बालों से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पर आ जाएंगे। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पर आ जाएंगे। अब मैं ये कहूंगा कि इस वस्तु पर फालतू इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। फालतू का मतलब जितनी इसको जरूरत थी उससे ज्यादा आ गए हैं। भाई जितनी जरूरत थी उतने तो प्रकृति ने इसे दे के भेजा, और जैसे ही मैंने इसको घिसा इस पे टिचुक 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 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए इस पेन पे। तो इस पेन पर अब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई है? अब जैसे ही इस पेन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हुए, ये पेन है, ये तुम्हारे बाल, और बालों में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर आए, यहां पर आकर इलेक्ट्रॉन बैठ गए। अब भैया इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही किसी वस्तु में प्रोटॉन होने चाहिए। तो अब इस पर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो ये अपने आसपास से प्रोटॉनों को ढूंढना शुरू कर देगा कि आओ प्रोटॉन, कहां हो, जल्दी आओ। मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे तुम्हें भूख लगती है। अब इस पेन की हालत वो है जैसे तुम्हें भूख लगती है और तुम खाना ढूंढना शुरू कर देते हो, चाहे ठंडा मिले चाहे सुबह का मिले, उस टाइम पे तो भाई खाना मिल जाए बस कैसे भी। तो ऐसे ही ये पेन अब अपने आसपास पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज को ढूंढना शुरू कर देगा,
और जैसे ही इसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ये उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और देखो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये उतने ही पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं ना उतने के बराबर ही ये धूल के कणों को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु पर एक लिमिट से मतलब एक निश्चित संख्या से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है? अगर हाँ तो एक बार थम्स अप करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमने पेन को बालों में घिसा, घिसने से इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, जो कि प्रकृति के नियम के खिलाफ है। प्रकृति कहती है कि जितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए, इसलिए इसने अपने आसपास पड़ी धनात्मक वस्तुओं को खींचना शुरू कर दिया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को बराबर कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन जब इस पर आए उसके बाद इसके अंदर कुछ करने की ताकत आ गई, और जब किसी वस्तु के अंदर कुछ करने की ताकत आ जाती है ना, हम कहते हैं ये आवेशित हो गई है। आवेशित का मतलब इलेक्ट्रॉनों से ही नहीं है, आवेशित तो कोई भी हो जाता है जब इंसान कुछ करने लायक हो जाता है। जैसे कहते हैं ना गुस्से में जब कोई आ जाता है कि अरे यार ज्यादा आवेशित मत हो भाई, तो गुस्से में आने का मतलब वो तोड़ फोड़ कर देगा कुछ भी, तो इसलिए हम कहते हैं आवेशित मत हो। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि पेन पर जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए थे, फालतू इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो ये आवेशित हो गया था। ये कैसा हो गया है? चार्ज हो गया है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे अच्छा क्या वस्तु केवल इलेक्ट्रॉनों के आने से ही आवेशित होती है? जी नहीं। आपके बालों में से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, अब बालों में धन आवेश की ऋण आवेश की कमी हो गई है। असल में देखो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेशित। पेन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, पेन ऋण आवेशित हो गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आए होंगे उस चीज को धन आवेशित कर आए होंगे। इस बात को भी समझना। तो अब आपका जो बाल हैं ये कैसे हो गए हैं? धनावेशित हो गए हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस वस्तु को धनावेशित कर जाएंगे, और जिस पर जाएंगे उसको ऋण आवेशित कर देंगे। तो अब आपके बाल कैसे आवेश को ढूंढेंगे? आपके बाल ऋण आवेश को ढूंढना शुरू कर देंगे, अपने आसपास पड़े ऋण आवेश को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो जो भी ऋण आवेश होगा अपने आसपास बाल आपके उसको खींचना शुरू कर देंगे। तो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की एक निश्चित संख्या से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आना या चले जाना आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। तो लिखिए, एक एक बात को लिखेंगे आप कि विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का आना या इलेक्ट्रॉनों का जाना। इलेक्ट्रॉनों के आने का मतलब अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए और बताइए कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। कि अगर किसी वस्तु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वस्तु कैसी हो गई है? नेगेटिव। और जिस वस्तु से गए हैं, जिस वस्तु से गए हैं वो वस्तु कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। सुनने में उल्टा लगता है, जेब में पैसा आया पॉजिटिव, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉनों का आना नेगेटिव है, तो इसको पैसे की टर्म में मत सोचना। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आए तो उसको ऋणावेशित करेंगे, और जिस चीज से गए हैं, इस यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं तो इसको कैसी कर देंगे? धन आवेशित करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में तो मेरे हिसाब से तो मैं बाइलिंगुअल लेकर चल रहा हूं, फिर भी हम और कोशिश करते हैं थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करने की। देखो प्रॉपर तो इंग्लिश नहीं हो सकती है ना? बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिन्होंने पहले पढ़ लिया है, देखो जो नए पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास सोना है, और जिन्होंने पहले पढ़ लिया है उनके लिए तो सुहागा है। ये मान लेना उनके लिए ये क्लास बिल्कुल डायमंड है। ठीक है, चलो जिनके पास पुराने नोट्स हैं वो फिर भी लिखते रहो, चाहे एक रफ कॉपी पे लिखते रहो, क्योंकि लिखने से अच्छा याद होता है, लिखने से ज्यादा याद होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, ये सीधे सवाल लिखवा रहा हूं मैं आपको जो पेपर में पूछे गए हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, तो भैया जी यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम, और कूलाम को दिखाते हैं हम सी से। यानी कि अब के बाद हम ऐसे कहेंगे कि किसी भी वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश आया है, 6 का आया है, 7 का आया है। बहुत गजब का उत्तर, मतलब जिन्होंने पढ़ लिया है गजब, एकदम अच्छा उत्तर कर रहे हैं। अब आएगा सवाल कि बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर, ये ऐसे ई के ऊपर माइनस लिख के मतलब इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? यानी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बताओ कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो जिन्होंने पढ़ा है फटाफट से लिख के बताओ। भैया दिल्ली पुलिस बिल्कुल हो जाएगा। मैराथन की पीडीएफ करप्ट हो गई थी, उसको दोबारा डलवा दिया है। कुछ
बताओ भाई, बहुत बढ़िया। तो उत्तर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ आवेश कैसी राशि है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है। तो आवेश जो है ये एक अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधे छपने वाले प्रश्न हैं। अब सुनिए, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, न्यूमेरिकल सवाल करके देखते हैं। हालांकि एमसीक्यूज के लिए, न्यूमेरिकल सवालों के लिए रात के 9 बजे वाली क्लास होगी। रात के 9 बजे वाली क्लास में जितना अभी हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेंगे उस तमाम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पूरी प्रैक्टिस रात के 9 बजे वाली क्लास में करेंगे। तो जो साथी नए हैं या पुराने हैं 9 बजे वाली क्लास में, तो सभी जुड़िए, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे ही होगी, कोई चार्ज नहीं है। एक न्यूमेरिकल करके दिखाइए सभी। मेरा प्रश्न है कि किसी वस्तु पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुल आवेश बताओ। कुल आवेश बताओ। बताओ भाई, फाइंड द चार्ज ऑन अ ऑब्जेक्ट, फाइंड द चार्ज फॉर 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी वस्तु पर, अय्या जी, किसी वस्तु पर 6 इलेक्ट्रॉन आता जी, उस पर कुल आवेश एक बार आप बताइएगा। तो आपका उत्तर क्या होता कि भैया जी, हम बहुत अच्छे से जानता, इधर हम सॉल्यूशन लिखता, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता जी। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों पर कितना होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉनों पर हम 1.6 गुणा 10 की पावर -19 में 6 का मल्टीप्लाई कर देता, और ये 16 छिक्के 96 हो जाता। तो 9.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज बन जाता। तो कितना आवेश बन जाता जी, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का आवेश बन जाता। तो इस तरह का कोई भी सवाल आता, आप उसको आराम से कर लेता। अच्छा, कभी भी देखो, ऐसा नहीं करना है कि पावर में मल्टीप्लाई कर देनी है। 1.6 की मल्टीप्लाई सीधी सीधी संख्या में होगी, 16 छिक्के 96। मुझे पता है कि हमारे ग्रुप डी वाले साथियों की थोड़ी सी कैलकुलेशन कमजोर होती है, लेकिन निश्चिंत रहिए, हम कैलकुलेशन को मजबूत बनाते हुए चलेंगे। 16 छिक्के 96, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, यहां तक की कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत सारी चीजें हमने जानी। अब एक एग्जाम्पल समझिए। अच्छा, यहां तक क्लियर है, एक बार थम्स अप करो पहले। हाँ भैया, इसके नोट्स बनाएंगे, इसके नोट्स बनाएंगे भाई साहब, महाराज जी इसके नोट्स बनाओ। किंग ऑफ फिजिक्स के चरणों में सादर प्रणाम। अरे भाई, कोई किंग विंग नहीं है, बस आपके साथी हैं, अपना बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, कुछ भी मानो, वैसे तो बड़ा ही होगा, बस उतना ही रहने दो यार। ठीक है, चलो, सब कुछ क्लियर है। अब सुनो, तुम बैठे हुए हो बस में, और बस में टुकुर टुकुर फोन चला रहे हो अपना। इतने में एक आवाज आती है मेरे जैसे किसी थके हारे लड़के की, भैया यार सीट दे दो यार, हमें बिठा लो। तुम कहो भाई यहाँ से, तुझे बड़ी सीट दिख रही है, भाग यहाँ से पीछे भाग। मुंडी भी ऊपर नहीं उठाओगे। फिर एक आवाज आएगी, आप हमें यहाँ बिठा लो। तुम्हारी एकदम गर्दन ऊपर उठ जाएगी, हाँ बैठिए। वो कहेंगी यहाँ तो पर जगह ही नहीं है। तुम कहोगे हाँ हम उठ जाते हैं ना, आओ बैठो। भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं है, प्रकृति ने कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाया है कि हमेशा निगेटिव अपोजिट चार्ज जो होंगे, मतलब मान लो तुम लड़का हो, लड़की को कह दो नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। तुम पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव भी तुम्हारी तरफ आए, तुम भाग जाओगे। जैसे लड़कियों में भी यही होता है। जैसे लड़कियां क्या देखती हैं, तो मेरे जैसे ही कपड़े पहन के आ गई है, मेरे जैसा ही सूट पहन लिया, कोई दूसरा सूट ना मिल सका, अब मैं ना पहनूं इसे। तो लड़कियों में भी नेगेटिव नेगेटिव सेम सेम चार्ज में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो देखो, विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है, और जो विपरीत आवेशों में आकर्षण होगा, और समान चार्जों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब वो एक दूसरे को भगा देते हैं। समान चार्ज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और विपरीत चार्ज एक दूसरे से दूर भगते हैं। तो भैया जी, आप लिखेंगे कि समान आवेशों में, इसी के पॉइंट है, आवेश के पॉइंट है, समान आवेशों में क्या होता है भैया। अच्छा, समान आवेश कौन हो सकते हैं, समान आवेश या तो प्लस के साथ प्लस होगा, या माइनस के साथ माइनस होगा। तो समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्शन। ठीक है, और विपरीत आवेश जो होंगे, समान आवेश को इंग्लिश में लिख लेंगे सेम चार्जेस में, सेम चार्जेस। और विपरीत आवेशों के बीच में, विपरीत आवेशों में, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्ज कौन होंगे भैया, प्लस के साथ माइनस। इनमें क्या होगा, इनमें होगा आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, ये सवाल आएगा, ये बात किसने बताई, तो भैया जी लिख लो इसके आगे हेडिंग डाल के,
कि ये बात किसने बताई है? एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बात हमें बताने वाले वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये किसके हिसाब से है? ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के हिसाब से। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ये बताया था कि अट्रैक्शन किसके बीच में होगा और रिपल्शन किसके बीच में होगा। ये भी आसान सी बात है, कर लेंगे हम। गुरुदेव क्या कह रहे हैं भाई मेरे, कोई समस्या है क्या? जल्दी फटाफट नोट करके थम्स अप करिए। आपकी वजह से पहली बार फिजिक्स में अच्छी कमांड हो गई है। क्या आप केमिस्ट्री के लिए भी 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं? दोस्त देखो, मेरे पास ना समय की इसलिए समस्या है। वैसे मेरी 5 ही क्लास चलती हैं, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। फिर रात को होती हैं 8 से 9, 9 से 10। इन बिटवीन क्लास नहीं हो पाती हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब और ऑफिस की वजह। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब भी जाना होता है दिन में, इस वजह से माफ़ी चाहूँगा, नहीं निकल पाएगा केमिस्ट्री के लिए समय तो, क्योंकि अभी ऑलरेडी 5 क्लास बिल्कुल फिक्स चली हुई हैं। 2 तो आपकी हो गई, बाकी 3 बैचेज में होंगी। चलो भैया, ये समझ में आ गया कि रिपल्शन होता है समान आवेशों में और विपरीत आवेशों में होता है अट्रैक्शन। अब सुनो, एक गजब का सवाल बताता हूँ मैं आपको। आपसे पूछेगा, देखो जैसे ये आवेश का एसआई मात्रक है, कूलाम कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। चाहे तो इसके ब्रैकेट में लिख लो कि ये एसआई मात्रक है। आपसे पूछेगा आवेश का अन्य मात्रक होता है, आप लिखो पहले, आवेश का एक दूसरा मात्रक भी होता है, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, और आवेश का अन्य मात्रक होता है स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम, ये सवाल भी पूछा गया है। आपसे पूछेगा कि स्टैट कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आप कह देना भैया जी आवेश का मात्रक होता है स्टैट कूलाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जनरली आप इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन भैया जी इसको याद रखना है। अच्छा, एक बार फटाफट से रिवाइज करो चार्ज की अवधारणा को, आवेश की अवधारणा को। आवेश से बनने वाले ये तमाम सवाल हैं। आवेश का मतलब ये होता है कि या तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या उसको छोड़कर चले गए हैं। इलेक्ट्रॉनों के आने का मतलब वो वस्तु ऋणावेशित हो गई है, और अगर उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो गई है। तो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो समान आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होगा। अब सुनो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मुझे सवाल बताओ और इनको हम नोट की फॉर्म में लिखते भी चले जाएंगे, यहीं कंटिन्यू करते चलो। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बताओ, धनावेशित या ऋणावेशित? मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है भैया, धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है? बताओ जरा। थैंक यू भाई, थैंक यू। हम लोगों के लिए भगवान, हम छात्र शिक्षकों में भगवान को देखते हैं। नहीं यार देखो, भगवान तो भाई बड़ी चीज़ हो जाती है। हम बिल्कुल आपके भाई जैसे हैं, जैसे फैमिली में आपके बड़े भाई होंगे, और आपको अगर ऐसा लगता हो कि हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। क्या आपके बड़े भाई या माता पिताजी कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी कर रहे हैं आपके लिए? अगर देखा जाए तो वो तो उनकी एक जिम्मेदारी है, सभी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी एक जिम्मेदारी है, हम उसको बस पूरा। नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ध्यान से देख लो, 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है, एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश यानी कि चार्ज बताओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर देख लिया आपने। अब मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं कि प्रोटॉन पर कितना होगा। क्या प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होगा, या प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर +19 होगा? बताओ। इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, तुम 1 और 2 आंसर करो, कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो प्रोटॉन पर कितना होगा, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1 या नंबर 2? चलो, बहुत सारे साथी सही उत्तर करते हैं, बहुत सारे साथी गलत उत्तर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए उस पर यहाँ माइनस है यहाँ पर, और प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होगा तो उस पर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। वो जो प्लस है ना, देखो इलेक्ट्रॉन का माइनस यहाँ लगाओ, असल में माइनस प्लस जो लगते हैं वो यहाँ लगाओ, यहाँ कह दो माइनस। अगर आप इसको नहीं भी माइनस कह रहे हैं ना, गलत नहीं है, तब भी ये सही है, इसको माइनस में कह दो बस। अगर आप प्लस लगाना चाह रहे हो ना, तो पावर में प्लस मत लगाना, सामने प्लस लगा देना बस। घात में प्लस नहीं लगता है, घात हमेशा माइनस की होती है। ठीक है, पावर जो है वो हमेशा हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी, माइनस की ही रहेगी। तो पावर को कभी भी प्लस मत कर देना। यहां पर मैं आपको वो सवाल लिखा रहा हूं इसके बाद में, ये तो सामान्य जानकारी हो गई, वो सवाल करा रहा हूं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं बट कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े। ठीक है भैया, तो आपको आपको यहां पर तनिक भी प्लस नहीं लगाना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम कह सकते हैं कि हमने आवेश को पूरा पढ़ लिया है।
इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरा पढ़ लिया है, अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर मैं आपको दूसरी राशि पर लेकर चलूँ, दूसरे टॉपिक पर लेकर चलूँ। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एक टॉपिक था, वैसे ही अगले टॉपिक पर लेकर चलूँ, और इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। देखो भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जितने भी मैं आपको करा रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, सीधे क्वेश्चन है, ये सीधे सवाल हैं। उस टॉपिक के बारे में जानकारी मतलब मैं आपको डायरेक्टली सवाल करा रहा हूं, फिर भी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो घुमाकर पूछे जाते हैं, और घुमाकर बनने वाले सवालों को हम रात की क्लास में करेंगे, 9 बजे वाली क्लास में करेंगे। तो जितनी यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उतना ही आप प्रैक्टिस करेंगे रात के 9 बजे। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। भाई AWO TPO के लिए सफिशिएंट नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं AWO TPO के लिए अगर आपने पढ़ लिया है, बट अगर आप 0 लेवल से पढ़ रहे हैं AWO TPO के लिए, तो ये क्लास सफिशिएंट नहीं रहेगी। ये प्योरली ग्रुप डी के लिए क्लास सफिशिएंट रहेगी, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं बट उतनी सफिशिएंट नहीं रहेगी। अब चलिए देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। देखिए उससे पहले आप समझो सुचालक और कुचालक। देखिए सुचालक कौन होते हैं? चालक यानी कि कंडक्टर। तो सुचालक वो होते हैं जिनमें अगर किसी हम इलेक्ट्रॉन को बिठाएं तो इलेक्ट्रॉन आराम से चल सके, या मैं कहूं कि वो धातु इलेक्ट्रॉनों को आराम से चलने दे। जैसे कॉपर है, कॉपर पर मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बिठाया, तो कॉपर रोकेगा नहीं, कॉपर इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने देगा। चलिए जी चलिए जी चलिए जी, इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाएगा। तो सुचालक का अर्थ है जिन पर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सके। अच्छा, अब देखो, मैं या तो ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन, या मैं ये कहूं आवेश। क्या भैया दोनों अलग अलग बातें हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं भैया। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश है। भैया 2 हो जाएंगे तो 1.6 में 2 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3.2 हो जाएगा। 3.2 गुणा 10 की पावर -19। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4.8 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 6.4 गुणा, मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाइए, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इलेक्ट्रॉन कहना या आवेश कहना अलग अलग बात है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और आवेश एक ही बात है। तो आगे से मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, या मैं ये कहूं आवेश आगे बढ़ रहा है, दोनों में कोई भी अंतर इस बात में नहीं है। तो आप ये कहिए सुचालक कौन होते हैं? कि जो इलेक्ट्रॉन या आवेश, या ऐसे लिखो, इसको हटाओ, जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक आवेश, जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक आवेश आसानी से प्रवाहित होता है। मेरे साथ नोट करते रहेंगे, जिनके नोट्स बने हैं वो भी नोट करिए। इन विच, चाहे इलेक्ट्रॉन कहिए चाहे चार्ज कहिए, फ्लोज इजीली। इसके उदाहरण बताइए कुछ सुचालकों के। तो एक्स देखो, एक्स, अरे एक्स का मतलब जानते हो? एक्स का मतलब यहाँ पे उदाहरण होता है, कुछ पुराना मतलब याद करने लग जाना। एक्स का मतलब उदाहरण से है। तो भैया इसका एक्स है, जैसे आप लीजिए तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है। उसके बाद आपका चांदी यानी कि सिल्वर, चांदी यानी कि सिल्वर, और बहुत सारे तार होते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट कौन होता है? हाँ, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। बहुत अच्छा, आप एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाता जी कि बताइए सबसे अच्छा चालक कौन होता? जितने भी चालक हैं, चालक केवल ये नहीं है, और भी है। ईटीसी हम लिख देते हैं, यानी कि आदि हम लिख देते हैं। आपसे पूछा जाता कि सबसे अच्छा कौन होता, तो सबसे अच्छा होता चांदी, और सर्वश्रेष्ठ चालक हम इसको कह देता। यहां से भी एक सवाल बनता है कि बताइए सर्वश्रेष्ठ चालक यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहता कि जी चांदी बेस्ट कंडक्टर होता, सबसे अच्छा चालक। बहुत सारा साथी सोचता सोना तो महंगा आता। अरे भाई, सोना अलग वजह से महंगा आता है, वो चमकदार है इसलिए महंगा आता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर नहीं होता। कुछ साथी बोलता तो भैया हम चांदी के तार ही क्यों इस्तेमाल नहीं कर लेता? अरे भैया जी, आप बिजली का बिल बचाने के लिए चांदी का जितना तार यूज करोगे, उतने से 1000 गुना ज़्यादा रुपया चांदी को खरीदने में लगा दोगे। तो कोई ये कभी नहीं चाहेगा कि 5 रुपये बचाने के चक्कर में मैं अपने 500 रुपये खर्च कर दूं। इसलिए सब चांदी के तार नहीं लगाते हैं। और यहाँ तो लोहे के तारों का पता नहीं लगता है, एल्यूमिनियम के तार चोरी हो जाते हैं।
चांदी के तार तो पता चला पता ही नहीं लगेगा कहाँ चले गए, तो चांदी के तार इस्तेमाल में नहीं लिए जाते हैं। आगे देखते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं जी? कुचालक यानी कि इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं, अभी देखो कुछ और मुझे सुचालकों में कराना है, अभी मैं बता दे रहा हूं कि जब आप ग्रुप डी के सारे सवाल करने बैठोगे तो अभी सुचालकों के सारे सवाल नहीं होंगे, कुछ जानकारी यहां पे रह गई है, लेकिन उस जानकारी को हम क्वेश्चंस की फॉर्म में पूरा करेंगे। यहां पर थ्योरी की फॉर्म में पूरा कराना सिर्फ टाइम वेस्ट है, और ये रेगुलर क्लास होती 3 महीने मेरे पास होते ग्रुप डी के सिलेबस के लिए, मुझे कम से कम जैसे लास्ट में भी मैंने बैच में देखा 80 क्लास हमने बैच में लगाई हुई हैं, और यहाँ पर हमें उसी सिलेबस को 40 क्लास में फिनिश करना है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, थ्योरी में छोड़ता हुआ चल रहा हूँ, जिनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में कवर कर सकते हैं बहुत ईजिली। जैसे बहुत सारे पॉइंट इसमें बनते हैं, सवाल आता है क्या सभी धातुएं सुचालक होती हैं? नहीं, सभी धातुएं सुचालक नहीं होती, उसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, समझने वाली बात लिख रहा हूँ, बाकी जो बात सीधी क्वेश्चन की फॉर्म में कवर हो जाएगी उससे मैं सीधा सीधा प्रैक्टिस में कवर कराऊंगा। इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि भैया प्रैक्टिस को बिल्कुल मत छोड़ना, प्रैक्टिस में भी हम इन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए सुचालक। उसके बाद आते हैं कुचालक यानी कि इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन होते हैं कि भाई जिनसे होकर, अच्छा इंसुलेटर कौन होंगे? जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह, या विद्युत मत कहिए अभी, जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन या आवेश, आवेश का, इसको नोट मत करना अभी, आवेश का प्रवाह नहीं होता, इसको नोट मत करना, ठीक है। क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? यस और नो बोलो। इन विच इलेक्ट्रॉन या चार्ज डजंट फ्लोज इजीली, कि जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह नहीं होता है। नहीं, ऐसे कभी भी मत कहना है, ऐसे बिल्कुल कभी भी मत कहना कि जिनसे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। भाई मैंने यहां देखो, मैंने शब्द क्या यूज किया है, हर एक शब्द का अपना एक मतलब है। मैंने यहां ये नहीं कहा कि जिनसे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता ही है, 100% होता ही है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा आसानी से होता है। बहुत सारे ऐसे भी सुचालक हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो कुचालकों में भी सब कुचालक ऐसे नहीं होते कि जिनसे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक लकड़ी है, स्टिक है, अगर वो सूखी अवस्था में है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। जनरली वो एक कुचालक है, एक इंसुलेटर है, लेकिन तुम इसे पानी में गीला कर दो और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी के तार पे लगाओ, भाई साहब झंझना के रख देगी। क्या ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? अब तो नहीं, खैर गांव में ऐसा नहीं होता, अब तो केबल वाले तार हो गए। काफी समय पहले जब सिंपल तार होते थे और घर से तार उसमें डालना होता था अपने घर वाला, तो उसको लकड़ी से ही चेंज किया करते थे। तो लकड़ी से जब उसमें तार डाला करते थे, कई बार लकड़ी गीली हो जाती थी तो मुझे भी झंझना दिया है। जैसे घर के बाहर वो रहती थी, उसमें हल्की फुल्की गीली हो गई तो एक बार मुझे भी झंझना दिया, इसलिए मुझे एग्जाम्पल हमेशा याद रहता है। तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसी रहेगी कि भाई उसमें से होकर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाएंगे। जनरली नहीं होते हैं, लेकिन अगर कुछ उसके साथ कर दिया जाए अलग तो शायद उसमें से हो जाएंगे। इसलिए हम ये तो कभी नहीं कहेंगे कि आवेशों का प्रवाह हो ही नहीं पाएगा। मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनों का या आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, ठीक है। मैंने मना किया था ना नोट करने को, इसीलिए का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, यानी कि इन विच इलेक्ट्रॉन या चार्ज डजंट फ्लोज इजीली। चलो ठीक है, इंग्लिश में तो मैंने सही लिखा था कि इनमें से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। थम्स अप करो एक बार, हाँ जी समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये हो गई सुचालक और कुचालकों की परिभाषा। इसके कुछ एक्स बताइए भैया जी। इसका एक्स होता, जैसे आप सही से लिखता, शुष्क लड़क, अरे शुष्क लकड़ी, शुष्क लकड़ी यानी कि ड्राई वुड। इसलिए मैं केवल लकड़ी नहीं लिख रहा हूं, मैं उसकी अवस्था भी लिख रहा हूं कि भैया ये शुष्क है, ये सूखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं प्लास्टिक, आप लिख सकते हैं प्लास्टिक, आप लिख सकता जी मिट्टी यानी कि सॉइल। उसके अलावा आप लिख सकता मोम यानी कि वैक्स। हाँ, रबड़ लिख सकते हो, पीवीसी लिख सकते हो, कागज लिख सकते हो, आप तमाम तरह के उदाहरण, कुछ भी उदाहरण इसमें आप लिख सकते हो। अबे यार एक आधा शब्द ऊपर नीचे हो जाए बिल्कुल बात को पकड़ ही लेते हो। चलो ठीक है, ये नोट हो गया, फटाफट एक बार थम्स अप करो, फिर हम चलें विद्युत धारा पे। असल में हमें मेन कंसेप्ट विद्युत धारा पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। हाँ, गोल्ड भी कंडक्टर है बिल्कुल भाई, सोना भी विद्युत का सुचालक ही है।
चलिए भाई, इसकी पीडीएफ जो है आपको वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे ही इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का फ्री फोल्डर एक होता है, उसमें जाकर आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप हेडिंग डालेंगे मेन। अब दोबारा से एक बार, मतलब उसी के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार डाल लीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं हम लेटर आई से। चलो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी ना, जैसे चार्ज को पढ़ाने में मुझे आधा घंटा चाहिए ही चाहिए था, और मैं कोशिश करता हूँ एक दिन में एक टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, बट कोई टॉपिक आधा ना बचे। अब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को शुरू करूँगा तो ये ना आधा छूट जाएगा, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है 8 बजे से, और 7:50 तक हमें क्लास खाली करनी होती है, क्योंकि दूसरी क्लास आपकी पीडीएफ भेजना, फिर दूसरी क्लास की पीडीएफ लगना, इसमें थोड़ा सा समय लग ही जाता है। अगर आप कहें तो मैं शुरू करूँ, नहीं तो फिर हम विद्युत धारा के कंसेप्ट को कल ही शुरू करेंगे। आज आप इलेक्ट्रिक चार्ज, सुचालक, कुचालक, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। रात को 9 बजे आप ये देखेंगे कि जितना आपने इस क्लास में पढ़ा है उससे एक्स्ट्रा ही मिल रहा है आपको। इसका तो रिवीजन होगा ही होगा। ये जितना हिंदी में कंटेंट हमने पढ़ा है, इंग्लिश में कंटेंट पढ़ा है, इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में कैसे पूछ सकता है वो, प्लस और इससे घुमाकर बनने वाले सवाल कैसे बनते हैं। देखिए, 2 तरह के सवाल पेपर में बनेंगे, कल पढ़ेंगे उसको, है ना। अभी मैं आपसे 2 बातें कर लेता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। उन चीज़ों को फॉलो करके मैंने भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया, और मैं देखता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, या जो सिलेक्टेड भी हैं, मैं अक्सर उनसे ये चीज़ें जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सिलेक्शन का एक ही रास्ता है, मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जिनसे करके सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं पाता हूँ कि काफ़ी हद तक समानताएं होती हैं। जैसे वो सब एक ही बात बता रहे होते हैं। क्या बात बता रहे होते हैं? सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो क्लास है इसको आप कंसेप्ट ही कहिए, कंसेप्ट ही हम पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ठीक है, मैं अर्धचालक के बारे में बता दूंगा भाई। दूसरी चीज़ आपको करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? देखो, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन आप उससे बनने वाले सभी सवालों को उसी थ्योरी से कवर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस में ही ये पता लगता है कि इस टॉपिक से जो मैंने थ्योरी पढ़ी है, जैसे देखो, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मुझे ये क्लियर हो गया कि भाई सुचालक का मतलब हो गया, कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें से होकर विद्युत धारा बह सकती है, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। अब इससे बनने वाले क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो इससे कवर नहीं होगा कि सोना सुचालक है या नहीं है, चांदी सुचालक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है। इसलिए कोई भी साथी प्रैक्टिस क्लास को गलती से भी मत छोड़ देना, ठीक है। तीसरी चीज, आप क्लास में कुछ सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस में कुछ सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इनका रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनका रिवीजन करें। भैया, अल्टीमेट टारगेट क्या है? क्या एग्जाम में आपके साथ में मैं जाऊंगा? जी नहीं। क्या आपकी नोटबुक जाएगी? जी नहीं। एग्जाम में आपके साथ कौन जाएगा? आपका भेजा जाएगा, आपकी मुंडी जाएगी। इसमें कितना डेटा स्टोर है, यही तय करेगा कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो या नहीं। क्या आपकी दिमागी क्षमताएं वाकई इतनी हैं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया तो आपको ये जन्म जन्मांतर तक याद हो जाएंगी? क्या 17 नवंबर तक ये आपको याद हो जाएगा आज का पढ़ा हुआ? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें आपकी गलती है? नहीं। आपका दिमाग भूलने के लिए बना होता है। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आपका दिमाग याद रखने के लिए नहीं डिजाइन किया नेचर ने। नेचर ने आपके दिमाग को भूलने के लिए बनाया है। क्यों बनाया है? आप दिन भर में बस में बैठे चले जा रहे हो, दुनिया भर की दुकानों के नाम पढ़ते चले जा रहे हो। किसी ठेली पे लिख रहा है मोहन चाट भंडार, किसी दुकान पे लिख रहा है अग्रवाल सैनिटरी स्टोर, किसी दुकान पे लिख रहा है लालू राम की हलवाई, लालू राम की जलेबियां। तो अगर इन चीज़ों को दिन भर में अपने दोस्तों से इधर उधर के नाम शनाप बातें करते हो खाम खाम वाली, अगर दिमाग इन चीज़ों को याद रखना शुरू कर दे तो भैया आप पगला जाओगे। जो चीज़ें आप याद रखते हो उनके ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, आपके थॉट्स में वो चीज़ें आती हैं। अगर इन चीज़ों के सपने आने लग गए, इन्हीं चीज़ों के विचार आने लग गए, तब तो आप पगला जाओगे। काम की चीज़ों के लिए जगह ही नहीं रह जाएगी। तो जब आप सो रहे होते हैं, दिमाग आपके इन्फॉर्मेशन को डिलीट करता है, आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन उस दौरान वो ये देखता है कि यार कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ज़रूरी चीज़ों को चेक करने का पैरामीटर उसका क्या है? वो ये देखता है कि क्या इस आदमी ने इस इन्फॉर्मेशन को दोहराया, क्या इसका कहीं कोई यूज़ किया। अब आपने कहीं किसी दुकान को पढ़ लिया अग्रवाल सैनिटरी स्टोर, तो उसको दोहरा थोड़े ना रहे हो आप। दिमाग कहेगा ठीक है ये बेकार की इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों से हुई गपशप को आप दोहरा थोड़े ना रहे हैं, या उसको रिवाइज करते हैं कि भाई उसके लिए कहा, उसके लिए कहा, कुछ नहीं। वो उसको डिलीट कर देगा। साथ में इसको भी नहीं दोहराओगे, इसको भी डिलीट कर देगा। कम से कम एक बार दोहरा लोगे सोने से पहले, तो दिमाग सोते समय ये देखेगा यार इसने इसको 2 बार पढ़ा है, 2 बार दिमाग में ये चीज़ आई है, इसका मतलब इसके लिए ज़रूरी है, और वो उसको एक परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। इस तरह से चीज़ें याद होती हैं। तो मैं देखता हूँ 80% तैयारी करने वाले साथियों में रिवीजन की महान कमी पाई जाती है, जो कि बहुत गलत है। तो आप सभी को जब आप सोएं, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, ना केवल फिजिक्स, हर एक विषय उसका रिवीजन जरूर करके सोना है, अगर आप सच में इन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं। देखो भाई, मात्र 40 दिन हैं,
ये 40 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि दिन तब मुश्किल निकलते हैं जब एग्जाम की डेट ना हो। जब एग्जाम की डेट हो तो दिन 40 हो, 50 हो, 60 हो, हमेशा कम ही पड़ते हैं। आपको अपने टारगेट को सामने रखते हुए तैयारी करनी है, कोई बैकलॉग मत छोड़ना। दूसरी जरूरी चीज, कोई भी बैकलॉग आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल कैसा भी। बैकलॉग का मतलब ऐसा नहीं है 4-6 क्लासों का लोड इकट्ठा कर लो, क्योंकि 40 दिन बाद, आज से 40 दिन कब हो जाएंगे भाई? आज है आपकी डेट 15 है ना, तो लगभग 15 तक ये 30 दिन हो जाएंगे, और लगभग 25 या मान लो 30 तारीख तक ये आपके 40 दिन लगभग हो जाएंगे। मतलब मैं 5 संडे भी काट के चल रहा हूँ, 5 संडे काट लो तो आप पकड़ो 5 नवंबर तक आपके 40 दिन हो जाएंगे करीब। फिर 17 तारीख से तो पेपर है भैया, 12 दिन क्या करेंगे? 12 दिन चलेंगे गागर में सागर मैराथन, और मैं कहता हूँ वो वरदान आपके लिए साबित होंगी। बट जब तक हमारा ये 40 दिन पूरे हों, अब किसी टीचर के 5 को भी हो सकते हैं, अगर कोई संडे क्लास ले लें तो 4 को भी हो सकते हैं, किसी की एक आधा छुट्टी हो जाए, कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं तो 7-8 को भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर जब आपकी क्लास खत्म हो तो उसके बाद आपको फ्री रहना है मैराथन के लिए। ऐसा नहीं है कि फिर आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं मैराथन छूट जाए। ये वो जरूरी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। हर दिन मैं इतनी बात आपसे नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, कंटेंट पे फोकस करूंगा, लेकिन आपको मैं ये वो बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल व्यवहारिक बातें, जो आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप सिलेक्शन के हकदार बनेंगे। इतने से कम कुछ भी आप कर रहे हैं तो फिर अपने आप को लाखों की भीड़ से बिल्कुल अलग मान लेना। एक क्वेश्चन गलत और आप लाखों की भीड़ से पीछे हो जाए, इसलिए इतना तो आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आज हमने जो पढ़ा है आवेश सुचालक कुचालक, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम रात 9 बजे करेंगे। सभी साथी रात 9 बजे जरूर मिलेंगे। हर दिन मैं आपसे ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन पहली क्लास होती है, बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं, तो मैं जरूर उनसे एक फीडबैक लेना चाहता हूं। जब क्लास खत्म हो जाए तो एक एक कमेंट सभी करके जाएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आप इस क्लास में कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें आगे सुधार होती ही रहेंगी, बस एक कमेंट जरूर करेंगे, आगे हम कभी ऐसा आपसे नहीं कहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर रात 9 बजे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।